सो माई सेल्फ प्रतीक शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 6। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करा था लीवर के बारे में और पैनक्रियाज के बारे में। अब पैनक्रियाज और लीवर से हमने क्या दिखाया था कि लीवर से आता है बाइल जूस और पैनक्रियाज से आता है पैनक्रियाटिक जूस। और कौन सी डक्ट आकर के ओपन होती है यहाँ पर? हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पर एंड करा था। अब पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के बारे में हमने कुछ चीज़ें बताई थी आप लोगों को, क्या क्या चीज़ें होती हैं और प्रोटीन कौन डाइजेस्ट कर रहा है, किसमें क्या क्या चीज़ें डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को पढ़ के खत्म कर रहे होंगे और इस टॉपिक को हमने खत्म कर देंगे। अब ये टॉपिक खत्म होते ही फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी कब ओपन होती है, कहाँ से ओपन होती है? तो स्टमक है हमारा, इस जगह पर सपोज स्टमक होगा तो स्टमक से पाइलोरस वाले रीजन जो आकर के ओपन होता है ड्यूडेनम में, जहाँ का जो कि हमने स्टमक में भी पढ़ा था कि ये लीड करता है, पाइलोरस वाला रीजन लीड करता है ड्यूडेनम में। मतलब अब ये जो ड्यूडेनम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। समझ में आई बात? तो अगर इस पार्ट की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है जो सी शेप्ड है इसको हम बोलते हैं क्या? ड्यूडेनम। ये वाला थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट होता है। कैसा? ब्रॉड, थोड़ा सा चौड़ा पार्ट होता है। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। फिर इसके बाद देख रहे हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और पतली होती जा रही है और पतली होती जा रही है, पतली होती जा रही है, पतली होती जा रही है और इस जगह पर आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन और भी पतली हो गई, है ना। तो बेसिकली तुम्हारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कितनी बड़ी होती है, कितनी लंबी होती है? अगर हम इसको सीधा खोल के रख दें, एकदम लंबा सा इसको कर दें तो ये कितनी बड़ी होगी? कितनी बड़ी होगी? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। हाँ, तो देखो कितनी बड़ी होगी। ये लगभग 5 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। कितनी? 5 to 7 मीटर लॉन्ग। अगर हम इसका पाइप बना ले पूरा सा लंबा सा तो ये कितनी होती है? 5 to 7 मीटर लॉन्ग होती है। 5 to 7 मीटर लॉन्ग होती है लगभग। कैसे? तो इसके पहले तो हम डिस्कस करते हैं कितने पार्ट होते हैं। 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम कौन से पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ये जो पहला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कैसा होता है? सी शेप्ड होता है, जो कि हमने पहले ही बताया था। ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद यहां पर से फिर एक पार्ट बिगन होता है इस जगह पर और इस जगह से एंड हो जा रहा है। तो ये वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट आपका है जेजुनम। कौन सा पार्ट है ये? जेजुनम वाला पार्ट है। अब जेजुनम के बाद यहां पर से ये जो लंबा सा, जो खूब ज्यादा लंबा है, ये कौन सा पार्ट होगा? ये तुम्हारा होगा इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। कौन कौन से होते हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके। अब देखो ड्यूडेनम कैसा होता है? सी शेप्ड होता है। जेजुनम कहां पर होता है? मिडिल में होता है। इलियम कौन सा होता है? सबसे लास्ट वाला पार्ट। ठीक है। तो अगर हम बात करें ड्यूडेनम की, तो जो तुम्हारा ड्यूडेनम होता है ये लगभग लगभग 25 सेंटीमीटर तक होता है। अगर हम बात करें जेजुनम की, तो जो जेजुनम होता है तुम्हारा ये लगभग 1 to 2 मीटर लॉन्ग हम इसको बोल सकते हैं। अगर हम बात करें इलियम की तो ये सबसे ज्यादा लॉन्ग होता है, लगभग ये 2 to 3 मीटर लॉन्ग होगा। कितना? 2 to 3 मीटर ये लॉन्ग तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक, अब सुनो, स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक, अब सुनना मेरी बात। जैसे जैसे ये नीचे बढ़ रहा है, जैसे जैसे इलियम के पास आ रहा है, इसकी कॉइलिंग बढ़ रही है कि नहीं? कॉइलिंग मतलब कि क्या? कॉइलिंग, कॉइलिंग मतलब क्या होता है? देखो अगर हमने कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, अब ऐसे ऐसे, मतलब इस जगह पर ये ज्यादा झुंड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये ज्यादा झुंड बना रहा है, मतलब यहां पर जो कॉइलिंग है, अब आई होप कि कॉइलिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। वो कॉइलिंग ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? और यहां की जो कॉइलिंग है वो कॉइलिंग कम है। तो बात करें अगर हम जेजुनम की, है ना, और इलियम की, तो इसमें ये हाईली कॉइल्ड होता है।
कैसा होता है ये? हाईली कॉइल्ड होता है। कैसा? हाईली कॉइल्ड होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये कैसा होता है? हाईली कॉइल्ड होता है। और ये अगर बात करें इसके रिस्पेक्ट में तो ये थोड़ा सा कम कॉइल्ड होता है, मतलब इसकी कॉइलिंग ज्यादा नहीं होती है, ये थोड़ा सा कम कॉइल्ड होता है। कौन सा? जेजुनम। जेजुनम थोड़ा सा मतलब कम कॉइल्ड होता है। अब अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई की, अब सुनो, ब्लड सप्लाई से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कुछ पॉइंट्स कि इट इज स्मॉलर इन डायामीटर विद रिस्पेक्ट टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायामीटर होता है, डायामीटर समझते ही हो कि अगर जैसे ये कोई पाइप है तो इसकी जो जितनी ये चौड़ाई है ये इसका क्या होगा? डायामीटर होता है। ठीक, तो अगर डायामीटर की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में डायामीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का कम होता है ना? तो इसका स्मॉलर डायामीटर होता है विद रिस्पेक्ट टू लार्ज इंटेस्टाइन। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू। विद रिस्पेक्ट टू मतलब किसके उपरोक्ष में आप देख रहे हैं, किसके डिफरेंस में आप देख रहे हैं, किसके सामने किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन से हम कंपेयर करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायामीटर है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है। समझ में आई बात? 5 से 7 मीटर लॉन्ग होता है, ये भी आप लोगों को पॉइंट क्लियर है कि ये कितना लॉन्ग होता है? 5 से 7 मीटर लॉन्ग होता है। अब इट इज द साइट फॉर फाइनल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हाँ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को याद रखने वाला कि यहां पर क्या होता है? फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस एंड एब्जॉर्प्शन। फाइनल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यहां पर होता है। फाइनल डाइजेशन कैसे? तो देखो, हमने कार्बोहाइड्रेट खाया। कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो नॉर्मल तुम स्टार्च खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, इसमें स्टार्च मिलता है हमें। तो जितना भी हमने वो सारा कंटेंट लिया तो वो सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा मॉलिक्यूल, ये सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। सपोज ये सब क्या है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये कैसे कैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये भी क्या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है इनका। अब ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं क्यों? क्यों हो रहे हैं ब्रेक डाउन? ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर हमारा जो ब्लड है, सपोज ये जो ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, है ना? अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ये बड़े मॉलिक्यूल आसानी से जा रहे होते तो हमें इनको छोटे में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत थी? हमने इसका डाइजेशन क्यों कराया? क्यों? क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं इंटर कर सकते हैं, नॉर्मल ब्लड से ट्रेवल करके नहीं जा सकते, इसलिए हमने क्या करा? डाइजेशन कराया। और डाइजेशन से ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमने छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक करा। अब कार्बोहाइड्रेट को हमने ब्रेक करा तो क्या बन गया? ग्लूकोज। तो हमें क्या मिल गया? सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ग्लूकोज। प्रोटीन को ब्रेक करा तो हमें क्या मिल गया? अमीनो एसिड्स। फैट को हमने ब्रेक करा तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये सब हमें कंपाउंड्स मिल गए। अब यहां पर ये कंपाउंड्स इजिली इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होकर के चले जाएंगे, चले जाएंगे। और इस चले जाने की जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या हो जाएगा यहां पर? एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि ये क्या कर लेगा? इनको सोख लेगा, इनको क्या कर लेगा? सक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। ब्लड क्या करेगा? इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहां पर ब्लड सप्लाई की भी जरूरत है, जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अब हमने तुमसे तुम्हारे सामने एक पॉइंट लिखा कि फाइनल डाइजेशन कहां पर हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब अब यहां पर इसके बाद डाइजेशन नहीं होगा, कहीं पर भी डाइजेशन नहीं होगा। इसके बाद तुम्हारा डाइजेशन कहीं पर भी नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर रखना कि अब यहां पर डाइजेशन हो गया, अब इसके बाद डाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर फाइनल डाइजेशन हो रहा है। तो अब देखो, फाइनल डाइजेशन के बाद यहां पर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैट फैटी एसिड में, मतलब जितने बड़े बड़े मॉलिक्यूल थे अब अपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पर पहुंच गए हैं। अब इससे ज्यादा ये क्या ही डिवाइड होंगे? होंगे, पर ये सेल में जाकर के डिवाइड होंगे। तो अब हमको इनको कहां पर ले जाना है? सेल के पास। कहां पर? सेल के पास। क्यों? क्योंकि सेल को हमारी नीड है किसकी?
इन मॉलिक्यूल्स की, अब ये सेल्स के पास जाएंगे, सेल में जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होंगी जिनसे एनर्जी प्रोडक्शन होगा। अब एनर्जी प्रोडक्शन, सपोज तुम्हारा एक रिएक्शन होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अभी पढ़ोगे, अभी पढ़ाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे। तो जो रेस्पिरेशन होगी तुम्हारी, ये कहां पर होती है? सेल के अंदर। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज। क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए? ग्लूकोज। तो अब हमें ग्लूकोज को तोड़ तोड़ करके एनर्जी निकालनी है। क्या करना है? एनर्जी निकालना है हमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर करके। जैसा कि इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि प्लांट्स क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट जब बना रहे हैं तो इसको बनाते समय ये क्या करेंगे, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है तुम्हारा C6H12O6। इसके अंदर एनर्जी को सेव कर देता है और इसको ब्रेक डाउन कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा। और ये कहां पर होती है प्रोसेस? सेल के अंदर होती है। तो सेल के अंदर भी तो इसको लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? पहले ऑक्सीजन को लाने से पहले हमें ये तो लाना पड़ेगा सेल के अंदर, तभी तो हम ऑक्सीजन को लेकर के आएंगे। और इसीलिए पहले हम क्या पढ़ते हैं? डाइजेशन। और अभी हम इसको क्या, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन। समझ में आई बात? मतलब अब पहले इसको अंदर लेकर के आओ, पहले यहां से ग्लूकोज को उठाओ, इस ब्लड में लेकर के आओ, और इस ब्लड में लाने की जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा पॉइंट? तो क्या बोलते हैं इसको? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ये बात क्लियर है? तो ये हो गया प्रोटीन, और प्रोटीन भी एक स्मॉल कंपाउंड, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अमाइनो एसिड। फैट तुम्हारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारे क्या हो जाएगा? इनका फाइनल डाइजेशन। यहाँ पर अब ये अपनी सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पर आ चुके हैं। अब इससे ज्यादा ये क्या ही टूटेंगे, अब इससे ज्यादा ये मतलब नहीं टूटेंगे। बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो यहीं पर एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा ब्लड के अंदर। कहां पर? ब्लड के अंदर। ये सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हमने कन्वर्ट कर दिया डाइजेशन के बाद, अब ये जो सिंपल फूड पार्टिकल्स हैं ये सब कहां पर? ब्लड के अंदर आ जाएंगे, जहां की ये वाला नहीं आ पा रहा था, ये वाला तुम्हारा नहीं आ पा रहा था। जो बड़े मॉलिक्यूल्स थे, ये बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं आ पाएंगे आसानी से, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हमने इनको ब्रेक कराया, और ब्रेक कराने के बाद इनको हमने ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करा दिया। अब ये सिंपल जाएंगे कहां पर? सेल्स के पास, और सेल्स के पास, सेल के अंदर जाकर के एनर्जी प्रोडक्शन का काम करेंगे, और हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन होगी, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, और बाकी सारी रिएक्शन हमारी सेल के अंदर होंगी। यहां तक कि क्लियर हो गया होगा टॉपिक? क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक। अब सबसे लॉन्गेस्ट क्या होता है? इलियम होता है। इलियम के बाद, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, कि इनमें जो है ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं, है ना। अब जाहिर सी बात है, एब्जॉर्प्शन हम यहाँ करा रहे हैं, सारा फूड कहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है? कहां पर एब्जॉर्ब हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा एब्जॉर्प्शन होगा। अब एब्जॉर्प्शन चाहिए हमें, एब्जॉर्प्शन कहां कराएंगे? ब्लड वेसल। तो जाहिर सी बात है ब्लड वेसल भी तो यहां पर ज्यादा होंगी। यहां पर अगर हम एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं तो बिना ब्लड वेसल्स के हम कहां एब्जॉर्ब करा देंगे? तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चनिंग है कि नहीं है? अगर यहां पर ब्लड वेसल ही नहीं है ज्यादा तो हम कहां पर एब्जॉर्प्शन करा देंगे? बता दो। अच्छा, कहां करा देंगे? नहीं करा पाएंगे ना आसानी से। तो इस वजह से यहां पर हमें ब्लड की सप्लाई भी चाहिए अच्छी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो तुम्हारा जेजुनम और इलियम वाला पार्ट होता है, इनमें ब्लड की सप्लाई भी अच्छी होती है। इसलिए इनमें हम क्या बोलते हैं? एक वर्ड को यूज करते हैं, हाईली वेस्क्यूलराइज्ड। हाईली वेस्क्यूलराइज्ड का मतलब क्या होता है? यहां पर ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है, और जहां पर ब्लड सप्लाई अच्छी होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेस्क्यूलराइज्ड। क्या यूज करते हैं? वेस्क्यूलराइज्ड। तो ये क्या है? ये हाईली वेस्क्यूलराइज्ड होता है। और ये भी तुम्हारा हाईली, ये दोनों तुम्हारे क्या होते हैं? हाईली वेस्क्यूलराइज्ड होते हैं। यहां पर ब्लड सप्लाई बढ़िया होती है, और बहुत दबा करके अच्छी यहां पर तुम्हें क्या मिलेगी? ब्लड सप्लाई मिलेगी। ठीक। अब अगर हम बात करें आगे, जहां की हमने ये स्ट्रक्चर एक बना करके रखा है आप लोगों के सामने,
इनमें क्या होता है, इस तरह से इनफोल्डिंग्स होती हैं। अब जो इसकी मेम्ब्रेन है अंदर, ये जो लेयर तुमको देखने को मिल रही है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो बनी हुई है, इसको स्ट्रक्चर को हम कुछ बोलते हैं, इसका नाम है विलाई। क्या है? विलाई। इसको क्या बोलते हैं हम? विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। तो ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसको हम लोग बोलते हैं विलाई बोलते हैं। अब ये विलाई क्या है? ये विलाई इस तरह से आ जाते हैं। अगर हम देखो, जाहिर सी बात, एक तुम्हें एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा एरिया चाहिए। क्या चाहिए हमें? ज्यादा एरिया चाहिए। ठीक। तो अगर एक जगह हमने तुम्हें बताया, सपोज एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है कि अगर ये पाइप होगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, है ना? अगर सरफेस एरिया की हम बात करें तो सरफेस एरिया इसका ज्यादा है या इसका ज्यादा है? ठीक है, हम बोल रहे हैं ए और ये बोल रहे हैं बी। तो क्वेश्चन हमें बस इतना आंसर कर देना कि ए में सरफेस एरिया ज्यादा है कि बी में सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ए वाले में एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया ज्यादा है ही नहीं, है ना? और अगर ये हमारी इसकी लेंथ अगर मान के चलो एल है ना? अगर इसकी लेंथ एल है तो अगर हम इसकी लेंथ नापने बैठेंगे, अगर हमने इसको लंबा कर दिया तो ये इससे बड़ा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? मतलब कम जगह में हमने ज्यादा से ज्यादा लेंथ जो है मतलब बना दी, इस वजह से हम यहाँ पर क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ज्यादा इंक्रीज हो गया। मतलब ज्यादा धागे को भी हमने कम जगह पर एडजस्ट कर दिया। मतलब इस तरह से हमने इनफोल्डिंग्स बना दी क्योंकि वहां पर और ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अभी इसमें केवल एल ही इतना ही मिल रहा था, जरा सा सरफेस एरिया मिल रहा था। अब यहां पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ 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 बहुत पूरा जो है इस जगह पर। तो इस इनफोल्डिंग से क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। जो सरफेस है तुम्हारा, जैसे ये सरफेस है अभी ये कम है, अगर इसी पेन को हम जो है खूब जरा से मोड़ मोड़ के बड़ा सा बना दे तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, और सरफेस एरिया बढ़ा दिया जिससे कि एब्जॉर्प्शन और ज्यादा हो जाएगा। अब ये माइक्रोवेलाई क्या करते हैं, इनसे क्या होता है, सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या हो जाएगा, हमारा एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह से जो इनफोल्डिंग्स होती हैं इसको क्या बोलते हैं हम, विलाई। विलाई क्या होती हैं, इनफोल्डिंग होती है ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन होती है, और ये कौन सी मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोसा। कौन सी? म्यूकोसा। इसमें बहुत सारी हिस्टोलॉजी जब पढ़ाई जाती है, हिस्टोलॉजी क्या होती है, टिश्यूज की स्टडी, इसकी लेयर्स की जब स्टडी करेंगे हम तो आगे बहुत ज्यादा हाइयर जाएगा। तो बस इसमें कौन सी लेयर होगी, ये वाली म्यूकोसा। म्यूकोसा लेयर कोई इनफोल्डिंग होती है, तो इनफोल्डिंग से क्या बन जाता है, विलाई। तो ये क्या बन जाते हैं, इस स्ट्रक्चर को, जो पहाड़ जैसे स्ट्रक्चर है इनको क्या बोलेंगे, विलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलाई। अब ये विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इनका जो सरफेस का जो एरिया है ना वो बढ़ जाएगा जिससे कि ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। किसका? किसका ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, फूड का। जो फूड हम खा रहे हैं इसका और ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने लगेगा। तो इस वजह से यहाँ पर विलाई का काम होता है। अब देखो आगे, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर को और हम थोड़ा सा बढ़ा करके देखें, तो जब हमने इसको इंक्रीज करा तो अब देखो यहाँ पर ब्लड सप्लाई तो है ही, ब्लड सप्लाई तो है, क्योंकि ब्लड सप्लाई हमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन कराना है, ज्यादा फूड को कलेक्ट करके हमें लेकर के जाना है। ठीक। अब यहाँ पर ब्लड सप्लाई। अब सुनो, यहाँ से क्या होगा, ये जो तुम्हारा ब्लैक कलर का है इसको हमने पहले ही पढ़ दिया था, ये क्या है, ये तुम्हारा विलाई है। ठीक, विलाई बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को। अब विलाई के ऊपर ये जो कुछ, हाँ, तो ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस स्ट्रक्चर, ये वाला ये स्ट्रक्चर कैसे बना है, देखो ये सपोज एक कोई सेल है। अब इस सेल के ऊपर जो सरफेस है यहाँ पर ये फिंगर की तरह, ये कैसी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये जो फिंगर लाइक, अब इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो वेलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रो
वेलाई, क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोवेलाई। अब ये माइक्रोवेलाई जहां पर आ जाते हैं तो इनका भी काम क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देना, और सरफेस एरिया बढ़ा तो वहां पर एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, किसका, फूड का। तो यहाँ पर ये माइक्रोवेलाई भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सी सेल होती है, ये माइक्रोवेलाई सेल होती है। कौन सी, एपिथेलियल सेल होती है। एपिथेलियल सेल्स के ऊपर क्या, माइक्रोवेलाई आ जाता है। एपिथेलियल सेल, ये सारी सेल्स अगर आपने कभी पढ़ी होगी आगे तो आपको पता होगा कि क्या होती हैं सेल्स। अब देखो एपिथेलियल सेल्स नॉर्मल सेल्स होंगी, यहाँ पर इसके जो लेयरिंग बनाती है, तो ये जो एपिथेलियल सेल है ना, इसके ऊपर तुम्हारे पास इस तरह से इनफोल्डिंग फिंगर लाइक की प्रोजेक्शन आ जाती है। सपोज ये हमारी सेल है और सेल के ऊपर ये फिंगर्स आ गए, मतलब यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ गया, ये इस जगह पर क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया एब्जॉर्प्शन के लिए। अब फूड यहाँ से भी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, अगर ये अभी सीधा है, अभी ये क्या है, सीधा है, ठीक, तो यहाँ पर केवल इन 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 एरिया पर आकर के जो है क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा। पर अगर यहाँ पर हमने ये इस तरह से एरिया है तो अब यहाँ से भी होगा, यहाँ 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 यहाँ, इस हर जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो बस बेसिकली ये चीज है इसमें। तो हमें फूड का एब्जॉर्प्शन कराना है। अब यहाँ पर ये क्या होते हैं, माइक्रोवेलाई प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, माइक्रोवेलाई। ये पूरे वाले, इस पीछे वाले स्ट्रक्चर को, ब्लैक वाले को क्या बोलेंगे, विलाई। ये वाला जो है हमारा, ये विलाई है। और ये सब क्या है, ये ब्लड सप्लाई है। ये सब क्या है, ब्लड सप्लाई है। ब्लड सप्लाई जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फूड एब्जॉर्ब होगा। अब यहाँ पर सपोज ये हमारे फूड के पार्टिकल्स हैं और ये आकर के ब्लड में एब्जॉर्ब होते जाएंगे, इस तरह से ब्लड में एब्जॉर्ब होते जाएंगे। तो ये हमारा इतना पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का। फाइनल डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किस तरह से होता है, ये हो गया, सारा पार्ट क्लियर हो गया। माइक्रोवेलाई क्या होते हैं, वेलाई क्या होते हैं। वेलाई क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे कि हमारा ज्यादा फूड एब्जॉर्ब होगा। जितना ज्यादा फूड एब्जॉर्ब होगा उतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड है हमारा ब्लड में आ जाता है। ब्लड से कहां पर चला जाता है, ब्लड से हमारे सेल्स के पास आ जाएगा। अगर यहाँ पर इस तरह से ब्लड आया तो यहाँ पर अब ये इसके अंदर आ गया और यहाँ पर बाकी की प्रोसेस आगे बिगन होती रहती है। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, तब तक आप ये नोट कर लीजिए। हाँ, तो लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक छोटा सा पार्ट है कि देखो जैसे ये विलाई है, जब हमने अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा ये क्या होते हैं, विलाई। तो विलाई में जैसे कि ये दो अपोजिट विलाई हैं, दो आमने सामने मतलब विलाई हैं, तो इसमें जो डीपर पार्ट होता है, डीपर पार्ट पर इस स्ट्रक्चर को हम, इस डीपर पार्ट में क्रिप्ट ऑफ लिबरकन, इसको वो क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिबरकन। और इसी क्रिप्ट ऑफ लिबरकन में क्या प्रेजेंट होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। क्या होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है। कौन सी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है। अब ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या बनाती है, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड हमारा इंटेस्टाइनल जूस को बनाती है, जो कि क्या करेगा, फर्दर डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, हेल्प इन फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। तो इतना पार्ट रह गया था। तो अब हम पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब देखो डाइजेशन सारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर आकर के ओपन हो जाती है हमारी क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा वाला पार्ट, इलियम वाला पार्ट कहाँ पर ओपन होता है आकर के, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट हैं अगर बात करें इस वाले पार्ट की, तो इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स के बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाली हमारा कॉलन होते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं, कॉलन। अगर बात करें इन सबको क्या बोलेंगे, कॉलन बोलते हैं। ये कौन सा, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ मूवमेंट है, तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलन। ये क्या है, ये हमारा है ट्रांसवर्स कॉलन। ये वाला कौन सा है,
ये हमारा है डिसेंडिंग कॉलन। और ये वाला कौन सा होता है, ये हमारा होता है सिग्मोइड कॉलन। यहां पर क्या होता है, सिग्मोइड। और ये जो फूला हुआ पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं हम रेक्टम, और इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एनस। तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉलन। ये अगर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो यहाँ पर 4 पार्ट होते हैं। एक होता है असेंडिंग कॉलन, ये होता है ट्रांसफर कॉलन, ये होता है डिसेंडिंग, यहाँ पर सिग्मोइड कॉलन, और ये होता है फूला हुआ पार्ट, जो स्वॉलन पार्ट यहाँ पर दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेक्टम। और ये क्या होता है, एनस। क्या होता है, एनस। एनस क्या होती है, ओपनिंग। अगर बात करें हम लार्ज इंटेस्टाइन की, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होगा तुम्हारा जितना भी अब जो वेस्ट है, जो वेस्ट आया है यहाँ पर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से, जितना भी बचा हुआ, जितना डाइजेस्ट हो गया, जितना भी पूरा डाइजेशन खत्म, तो डाइजेशन खत्म होने के बाद जितना एब्जॉर्प्शन हो गया, अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो बच गया है ना, जो बच गया वो कहां पर जाएगा, देखो वो कहां पर, वो आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वो वेस्ट ही तो है ना, अब उस वेस्ट में से जितना पानी होगा, जितना वाटर होगा, अब जस्ट सपोज ये सब वेस्ट आ रहा है, तो वेस्ट में से जितना भी वाटर है उसको कौन एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है ना। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, वो सारा वेस्ट से वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और वेस्ट कहां पर आ जाएगा, अब इस जगह पर क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा, और यहां पर आकर के टेम्परेरी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। रेक्टम क्या करता है, टेम्परेरी क्या करेगा, स्टोर कर लेगा वेस्ट को, स्टोर कर देता है ये, इट स्टोर्स वेस्ट टेम्परेरीली। टेम्परेरली ये क्या कर लेता है, वेस्ट को स्टोर कर लेगा। और एनस क्या करता है, एनस इसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, मतलब जो इजेशन में हेल्प करता है। बेसिकली किस में हेल्प करता है, इजेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, इजेशन में हेल्प करता है। तो बस इतना पार्ट था, और आज आपका यहाँ पर खत्म होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो होप कि आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। थोड़ा सा लंबा पार्ट हो गया, तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। ये टॉपिक हमने पूरा अच्छे से फिनिश कर लिया है, तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।